दोस्तों आज जब वूजू ने अपने दिल की बात मैरी को बताई कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो वह एकदम चौंक जाती है और फिर परेशान होकर उससे कहने लगती है, पसंद करते हो इसका मतलब डेट करना चाहते हो। डेटिंग के बाद तो शादी आती है, शादी के साथ बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम ज्यादा जिम्मेदार होगे। जिस तरीके के कपड़े पहनते हो ये तो बहुत महंगे ब्रांड्स के होते हैं। क्या तुम कोई बचत भी कर पाते हो कि नहीं? क्या तुम्हारा कोई सेविंग अकाउंट भी है? अब मैरी ने एकदम इस तरीके से इतनी सारी बातें कर दी थी कि वूजू का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वह उससे बोलने लगता है, क्या मैं तुम्हें इस तरीके का इंसान लगता हूँ? क्या तुम्हें यह तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हें इसलिए पसंद कर रहा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो घर जीता है तुमने उसमें से आधा हिस्सा ले सकूं? मैं इस तरीके का बिल्कुल नहीं हूँ और शादी की तो मैंने बात भी नहीं की। मैं तो सिर्फ डेटिंग की बात कर रहा था। और बस इसी तरीके से दोनों में बहस करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं और वूजू बोलता है कि तुम तो भूल ही जाओ, मैंने तुमसे कुछ बोला भी था। लेकिन मैरी का कहना था कि पसंद करने की बात की है, ऐसे कैसे भूल जाऊं। और फिर इतने में एक्स वूजू उसकी तलाश करता हुआ और लंगड़ाता हुआ उधर पहुंच जाता है। मैरी को तो अपनी देखभाल करने के लिए बुला रहा था, लेकिन वूजू बोलता है कि यह बहुत थक चुकी है और अब इसकी जगह मैं ड्यूटी दूंगा। एक्स वूजू उससे बहुत दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे खींचकर बेड पर लिटा देता है और फिर मैरी से कहता है कि तुम जाओ अपना काम करो, इसकी बिल्कुल फिक्र ना करना। जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी अब वह मेरी है। उधर चेयरमैन को दिखाते हैं, उसके हाथ वही डॉक्यूमेंट लग चुके थे जो कि मिस्टर को ने अपने घर पर छुपाए हुए थे। उन्हें साफ पता चल रहा था कि कंपनी के पैसे के साथ घपला किया गया है, लेकिन यह कौन कर रहा है इसके बारे में जांच करने के लिए वे अपनी सिक्योरिटी को बोल देते हैं। लेकिन अंकल की नजर तो बहुत तेज थी, उन्हें शक होता है कि चेयरमैन थोड़े ही दिनों में कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी। अंकल बहुत मासूम बन रहे थे और उनकी मीटिंग भी करवाते हैं उस आदमी के साथ जो कि यूएसए में उनकी कंपनी की डीलिंग्स को संभालने वाला था। और फिर चेयरमैन एकदम तसल्ली कर कर वहां से भेज देता है, लेकिन असल में उस आदमी को भी उन्होंने अपने हाथ में किया हुआ था और वे उससे कहते हैं कि थोड़े ही दिनों में अपना सारा सामान यहाँ से समेटो और दोबारा कोरिया में नजर मत आना। उधर एक्स वूजू के पास अब वूजू बैठा हुआ था, लेकिन उसकी देखभाल करने की बजाय वह उसे परेशान ज्यादा कर रहा था। एक्स भी उससे काफी चिढ़ रहा था। वूजू उसके सामने कह देता है कि हाँ मुझे हाउसकीपिंग की जरूरत थी, बाउंटी पैलेस में वह घर मेरा ही है और मैंने वहाँ पर मैरी को एज अ हाउसकीपर रखा हुआ है क्योंकि वह मेरी जानने वाली है। एक्स कहने लगता है कि सिर्फ जानने वाली नहीं है, यह तो मैं तुम दोनों की नजर से ही अंदाजा लगा लिया था। इतना बता दूं कि वह मुझे ही पसंद करती है, हमारा 5 साल पुराना रिश्ता है और वह लौटकर मेरे पास ही आएगी। तुम कोई उम्मीद ना रखना उससे। साथ ही साथ उससे यह भी कह देता है कि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ और वह लुक्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। लेकिन ये सुनते ही एकदम वूजू परेशान हो जाता है, पर मैरी का ऐसा मैसेज आता है कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने मैसेज किया था कि आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जो जिससे तुम्हें बुरा लगे। यह सुनते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब एक्स वूजू को देखने के लिए अगले दिन वूजू दोबारा से वहां पर आता है और नर्स और बाकी मरीज वहां पर उससे शिकायत कर रहे होते हैं, आपका मरीज काफी दिनों से नहाया नहीं है इसलिए इसे कुछ वाइप आउट करो, इसकी बदबू दूर करो। यह सुनते ही एक्स वूजू शर्माने की बजाय उनसे कहने लगता है कि मेरे अंदर से इतनी बुरी स्मेल भी नहीं आ रही है। और फिर आखिर में उसकी मॉम और सिस्टर वहां पहुंच जाती हैं। वूजू की जान छूटती है, वह उसे उनके पास छोड़ता हुआ वहां से निकल जाता है और फिर आखिर में एक्स वूजू अपनी माँ को बता देता है कि मैंने जेनी के साथ ब्रेकअप हो चुका है और मैं मैरी से माफी मांगने के लिए गया था। यह सुनते ही उनकी चीखें तो पूरे अस्पताल में गूंज जाती हैं। मैरी जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और छुट्टी का टाइम पर उससे वूजू का मैसेज आता है, वह उससे पिक करने के लिए आया हुआ होता है अपनी नई कार में। यह देखकर वह काफी खुश होती है क्योंकि उसकी नई कार बहुत आरामदायक थी और वह उससे यह बताता है कि वह उस कार की फर्स्ट पैसेंजर है। वह आज उससे बहुत प्यार से बातें कर रहा था और उसके सामने घोषणा कर देता है कि मैं तुम्हें कोर्ट करूंगा। वह बोलती है कि मैं सिर्फ बातों में नहीं आने वाली हूँ और इसके साथ ही वह उसे खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भी उसे तोहफे में देता है और कहता है कि यह फूल बहुत ही सुंदर और इसके साथ साथ बहुत बड़े यूनिक भी है। इसका नाम उसे बताता है और कहता है कि अगर चाहो तो इनका मतलब तुम ऑनलाइन सर्च कर सकती हो क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। और जब वह खोज करती है तो सीधे तौर पर वह उससे कह देता है कि इनका मतलब यह है कि भावनाएं सिंसियर है, इसलिए मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खुले रखना। अब हर मामले में वूजू ने मैरी की बहुत मदद करी है तो वह उससे बदले में एक तोहफा देती है और वह उससे कहता है अगर तुम मेरी इतनी शुक्रगुजार हो तो सिर्फ तोहफे से काम नहीं चलेगा, मुझे पेशकश क्यों नहीं करती कि तुम मुझे रामियन खिला दो।
वह एक बहाने से उसके घर थोड़ा और समय बिताना चाहता था। और फिर दूसरी तरफ हमें हमारे दूसरे जोड़े को दिखाया जाता है। सेंग्योंग को एक बहाने से डॉक्टर जिंग ने आज अपने साथ डिनर पर बुलाया हुआ था। कहा था कि वह लेडी जिसको आपने सीपीआर दिया था वह आपका धन्यवाद करना चाहती है, लेकिन आखिर में वह लेडी तो वहां पर पहुंची ही नहीं थी। तो ये दोनों इकट्ठा खाने खा रहे होते हैं। जिंग बहाने बहाने से बातों बातों में ही उससे कह देती है, तुम एक नेक इंसान हो, तुम्हें गलत और सही में अंतर पता है, लेकिन जो हाल तुम्हारे बॉस तुम्हारे साथ करते हैं उसे देखकर लगता नहीं कि तुम्हें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम उसके ईगो को करारा जवाब क्यों नहीं देते हो। यह बात बोलकर उसने सेंग्योंग की दुखती नस को छेड़ दिया था। वह उससे कहने लगता है कि तुम एक अमीर खानदान में पैदा हुई हो, तुम एक गोल्ड स्पून लेकर पैदा हुई हो, लेकिन मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग अगर इस पॉइंट तक पहुंचते हैं तो उनका सबसे पहला कदम में यही होता है, अपने ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को मार देना पड़ता है। और मैंने भी वही किया है। सेंग्योंग ने इतनी बड़ी बात कर दी थी कि इसके बाद जिंग की बोलती बंद हो जाती है। वह वाकई में उसकी मुश्किलों, उसकी कठिनाइयों को समझ नहीं सकती थी। इसके साथ ही वह शर्मिंदा होकर पीना शुरू कर देती है, लेकिन यह भूल गई थी कि वह पीना हैंडल नहीं कर सकती है। और उधर वूजो आज मैरी के घर पर बैठा हुआ था और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैं बचपन से लेकर अभी तक बहुत सीरियस पर्सन हूँ, खास तौर पर अपनी खर्चे और अपनी बचत को लेकर। वह उसे बचपन की डायरीज हर चीज दिखाता है जिसमें उसने अपनी सारी चीजों को एक बजट बनाया हुआ था। और बचपन से ही वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, यहाँ तक कि वह विदेश गया था, उसने उसकी ट्यूशन फी भी उसने अपनी सेविंग से ही पे की थी। लेकिन इस डायरी में वह ऊपर की भी बातें पढ़ने लगती है और बार बार एक लड़की का जिक्र हो रहा था जिसका नाम उसने मिस्ट्री गर्ल बुलाया हुआ था। और वह देखते ही समझ जाती है कि वह उसका बचपन का क्रश है। और बस यही डायरी छीनते छीनते वह वूजो और मैरी एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। अब उसके बाद वह दोनों इकट्ठा बैठकर डिनर भी करते हैं और वह इंस्टेंट रामियन खाते हैं जो कि उन दोनों की पसंदीदा लग रही थी। और वह इसके साथ पीने की चीज भी होनी चाहिए, दोनों की यह सोचना था। और फिर वह दोनों लॉन में बैठ जाते हैं, इकट्ठा बातें करते हैं और काफी मजा करते हैं। फिर बातों ही बातों में वूजो से बता देता है कि वह मिस्ट्री गर्ल वाकई मेरा बचपन का क्रश है और उसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी। मैंने कहीं ना कहीं उसका आभारी हूँ, इसलिए आज तक उसे बुला नहीं पाया हूँ। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर जिन की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। वह पीकर सेंग्योंग को खूब तंग करती है, उसकी बेल्ट उसके गले में लटका रही थी और ड्राइव तो नहीं कर सकती थी। उसे पता भी नहीं था उसे जाना कहाँ है। वह उससे पूछने लगती है, एक बात सच सच बताना मुझे, बिल्कुल ईमानदार होकर, क्या एज अ लेडी मुझ में कोई चार्म नहीं है? मैं जिससे प्यार करती हूँ वह मुझे एज अ वुमेन देखता ही नहीं है। वह मेरे बचपन का दोस्त है। सेंग्योंग बोलता है कि तुम इतनी बुरी भी नहीं दिखती, लेकिन सच बताने को बोला है तो तुम्हें कह देता हूँ। एक्चुअली लड़कों का एक अपना क्राइटेरिया होता है, उसने तुम्हें कभी उस डेटिंग मटेरियल की नजर से देखा ही नहीं है, इसलिए वह तुम्हें रिजेक्ट किया है। यह सुनते ही वह फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है, धोना शुरू कर देती है। फिर जबरदस्ती उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। और उधर वूजू तो मैरी के घर पर ठहरने का एक बहाना मिल गया था कि बारिश शुरू हो गई थी। उसने थोड़ा सा पिया हुआ था और कहता है कि मैं ड्राइव तो नहीं कर सकता, अब क्या करूं, इस टाइम पर कोई ड्राइवर भी नहीं मिल सकता। तो मैरी कहने लगती है, तो ठीक है तुम यहीं पर रुक जाओ आज रात के लिए। और वह चाहता ही यही था। तुरंत ही काउच पर अपनी जगह बनाकर लेट जाता है और मैरी जब आती है तब तक वह सो चुका था। वह उसको कवर करती है और बहुत प्यार से देख रही होती है, सोचती है कि सोते हुए भी कितना हैंडसम लगता है। और उसकी यह बात वूजू ने भी सुन ली थी। अगले ही दिन वे बाउंटी पैलेस में एक खास जगह पर जाते हैं जहाँ पर जबरदस्त का नाश्ता मिलता था। सेंग्योंग ने भी यह जगह मैरी को सलाह दी थी। उन दोनों ने जोड़ी वाली टी शर्ट भी पहनी हुई थी और जानबूझकर वूजू कहता है कि हम सेंग्योंग को दिखाते हैं जाकर। वह उन्हें नजर भी आ जाते हैं। वह उसके सामने फिर से प्यार भरा एक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन सेंग्योंग बहुत जल्दी में था क्योंकि उसके घर पर तो एक लड़की आई हुई थी और वह डॉक्टर जिंग ही थी। वह उसके लिए कपड़े खरीदने के लिए निकला हुआ था और उधर जिंग को दिखाते हैं। उसकी हालत बहुत खराब थी, सेंग्योंग के कपड़ों में थी, बाल बिखरे हुए थे और मेकअप तो सारे चेहरे पर उड़ा हुआ था। अपनी इस हालत में खुद को देखकर वह चीखें मारने लगती है और फिर उसे याद आ जाता है कि उसने सेंग्योंग को कितना मारा पीटा था, उसके बाल नोचे थे। आखिर में उसने अपने कपड़े भी उतारने की कोशिश की थी, जबकि उसे वॉमिट कर ली थी। सेंग्योंग ने बहुत मुश्किल से उसे ढका था। अब जैसे ही वह दरवाजा खुलने की आवाज सुनती है तो अपने चेहरे पर कपड़ा डालकर दोबारा से बेहोश होने का नाटक करने लगती है। सेंग्योंग ने भी देख लिया था कि यह मुझसे नजरें चुरा रही है, तो आता है उसके पास, कहता है ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं और हैंगओवर सूप है, इसके बाद मैं जा रहा हूँ। जबकि उधर दिखाते हैं कि वूजू और मैरी, जो कि आज बाउंटी पैलेस में मैरी का पसंदीदा एक्टर देखती है, वह उसके पास जाती है और बहुत तारीफें करती है और बोलती है कि मुझे अपना एक ऑटोग्राफ दे दो।
और अपनी टी शर्ट पे लिखवाने लगती है। जब भी वूजू उसे आकर हटाता है और खुद ही झुककर अपनी टी शर्ट पर ऑटोग्राफ लेने लगता है। वह उसकी जो तारीफ कर रही थी वह भी बिल्कुल वैसे ही एक्ट करने लगता है, अपने शोल्डर्स को चौड़ा कर लेता है और मैरी को पसंद था। और तो और उसने मैरी की बहुत बुरी फोटो ली बनाई थी उस एक्टर के साथ, क्योंकि वह जल रहा था। लेकिन इतने में वहां से वापस जाते हुए उनके सामने डॉक्टर जिंग नजर आ जाती है, जो कि उन्हें इस तरीके से जोड़ी के टी शर्ट में देख लेती है और हैरान रह जाती है। उसके बाद वह वूजू से पूछती है और वह उसे सच बता देता है कि हम सिर्फ जोड़ा होने का नाटक कर रहे हैं, असली वजह क्या है। वह उससे कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे एक स्कैंडल भी है, अगर बाहर निकल गए तो तुम्हारा सारा मुस्तकबिल बर्बाद हो सकता है। मैरी को भी वह एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और वह मैरी को कहने लगती है तुम्हें अपने मामलों में वूजू को घसीटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो तुम कर रही हो यह उसकी मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक है। और इसके साथ ही साथ जिनके मुंह से यह भी निकल गया था कि वह तुम्हारा आभारी है, इसलिए वह तुम्हें ना नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें खुद ही उससे अपने मामलों में घसीटना नहीं चाहिए। वह बोलती है कैसा आभार, और बस जिन को पता नहीं था कि वूजू ने उसे अभी तक नहीं बताया कि वह उसका बचपन का क्रश है। वह उससे सारा कुछ बता देती है कि किस तरीके से तुम्हारे डैड ने एक्सीडेंट के टाइम पर वूजू की जान बचाई थी, इसलिए वह आज तक तुम्हारा धन्यवाद करता है। मैरी ये सुनते ही बहुत दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि वूजू ने आज तक उसकी जो भी मदद की है वह पसंद की वजह से नहीं बल्कि उसके शुक्रगुजार होने की वजह से की है। अब वह अपनी मम्मी से मिलने के लिए दोबारा शहर जा रही थी। जैसे ही वह अपने गांव के लिए निकलती है, इधर वूजू को भी जिंग के जरिए पता चल जाता है कि उसने सारी की सारी कहानी मैरी को बता दी है। वह उससे कोई भी बात नहीं करता और गुस्से में वहां से निकल जाता है। मैरी को तलाश कर रहा था, वह उसकी कॉल भी नहीं उठा रही थी, तो वह सीधा उसके होम टाउन पहुंचने की तैयारी में लग जाता है। मैरी ने तो अपना फोन साइलेंट पर लगा दिया था और उसके बाद वह अपने कुत्ते को सैर कराने बाहर लेकर जा रही होती है और बार बार वूजू को याद कर रही थी कि इतने में उसके सामने वूजू की गाड़ी आकर रुकती है। वह बाहर निकलता है और उसे एक रोड साइड पर लेकर जाता है और कहता है कि जो मिस्ट्री गर्ल थी ना मेरी डायरी में वह तुम ही हो, और आज तक मैंने जो भी तुम्हारी मदद की है वह इस वजह से नहीं की कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मैंने इस वजह से की है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे मुझे जो भी कीमत देनी पड़े, लेकिन मैं पूरी लाइफ के लिए तुम्हारे साइड बाय साइड खड़ा रहना चाहता हूँ। और इसके साथ ही साथ वह उसे किस भी कर लेता है। दोस्तों ये पार्ट 7 यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा यह देखने के लिए जुड़े रहिए।